नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूपी एग्जाम्स जीके के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका भाग 6 यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी किए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का ये जो छठा वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन जीके के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपके सामने है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, आपसे पूछा गया है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि भारत के मतलब जो राज्यसभा हमारी है उसके सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है ये 250 होती है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 250। एक चीज़ आप याद रखिएगा, हमारी जो राज्यसभा है, राज्यसभा के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं। क्या कहा जाता है इसको? तो अपर हाउस, यानी कि राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तथा दूसरी चीज़ ये है कि राज्यसभा का सभापति होता कौन है, पीठासीन अधिकारी होता कौन है? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो उपराष्ट्रपति होते हैं यही जो है सभापति होते हैं किसके? तो राज्यसभा के। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा जो राज्यसभा है यह एक अस्थाई सदन है। क्या है? तो राज्यसभा जो है अस्थाई सदन का एग्जाम्पल है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। तथा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है। इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है, आपसे पूछा गया है। तो भारतीय संविधान की वह कौन सी अनुसूची है, वह कौन सा शेड्यूल है जिसमें केंद्रीय मंत्री पद के शपथ का प्रावधान किया गया है? तो आप याद रखिएगा, जितने भी जो शपथ होती हैं या प्रतिज्ञान होते हैं इनको जो तीसरी अनुसूची में रखा गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची है इसमें आपको जैसे संघ के मंत्री हो गए, संसद के सदस्य हो गए, हमारे सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गए, इसके अलावा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, इसके अलावा संसद के चुनाव वाले जो अभ्यर्थी हो गए, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य, ये सभी जो शपथ लेते हैं इनके शपथ का जो प्रावधान है आपको तीसरी अनुसूची में देखने को मिल जाएगा। लेकिन 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 एक चीज़ आपको याद रखनी है, भारत के राष्ट्रपति को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है तीसरी अनुसूची में, क्योंकि भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनके शपथ का जो प्रावधान है ये आपका आर्टिकल 60 में है, अनुच्छेद 60 में है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो तीसरी अनुसूची जो संबंधित है शपथ से या प्रतिज्ञानों से, इसमें जो है भारत के राष्ट्रपति को सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के शपथ का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 60 में है। और बाकी अन्य जितने भी पदाधिकारी शपथ लेते हैं उनके शपथ का प्रावधान आपको तीसरी अनुसूची में देखने को मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए जो सेवानिवृत्ति की उम्र है वो सीमा कितनी है? तो आप याद देखिएगा 65 ईयर जो है मैक्सिमम एज तक जो है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है पंचायतों से संबंधित है? भारतीय संविधान का वह कौन सा पार्ट है, वह कौन सा भाग है जो पंचायतों से संबंधित है, आपसे पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा भाग 9A, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भाग 9A का संबंध किससे हो जाएगा? तो पंचायतों से हो जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। सॉरी, यहाँ पर भाग 9 होगा ना। भाग 9A में तो आपकी नगर पालिकाएँ हैं, भाग 9A में आपकी नगर पालिकाएँ हैं तथा भाग 9 में आपकी पंचायतें हो जाएंगी। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारतीय संविधान का वह कौन सा पार्ट है, भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जिसमें पंचायतों को रखा गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 9 में जो है पंचायतों को रखा गया है। वहीं नगर पालिकाओं को जो है भारतीय संविधान के भाग 9A में रखा गया। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, आप एक चीज़ और पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में,
यहाँ पर हमने जो सर्वोच्च न्यायालय की बात करी है, सुप्रीम कोर्ट की हमने बात करी है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है मैक्सिमम 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। वहीं हाई कोर्ट की अगर बात करें तो हाई कोर्ट के लिए जो है मैक्सिमम जो उम्र सीमा है रिटायरमेंट की वो 62 वर्ष है। तो हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष है और सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो है 65 वर्ष है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु सीमा कितनी है? तो पंचायत का अगर आपको सदस्य बनना है तो आपकी जो न्यूनतम उम्र है ये 21 वर्ष होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो आप याद रखिएगा, भारत सरकार का जो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है ये कौन हो जाएगा? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिनको हम भारत का महान्यायवादी बोलते हैं, ये जो है भारत सरकार के जो है सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। इनकी जो नियुक्ति है अनुच्छेद 76 यानी कि अनुच्छेद 76 के तहत कौन करता है? तो इनकी जो नियुक्ति है अनुच्छेद 76 के तहत जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तथा ये जो अनुच्छेद आपका 76 है जो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, तो भारत के महान्यायवादी जो है ये भारत सरकार के सर्वोच्च क्या होते हैं? तो कानूनी अधिकारी होते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि वर्तमान में भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, भारत का महान्यायवादी कौन है? कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने है दिया गया, सभी ग्रह यानी कि जितने भी ग्रह हैं ये वामावर्त यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं, मतलब पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमते हैं। मैक्सिमम ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमते हैं, सिवाय किस ग्रह को छोड़कर? तो शुक्र ग्रह को छोड़कर बाकी ग्रह जो है आपके पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। शुक्र के अलावा अरुण को भी आप ऐड कर लीजिएगा। शुक्र और अरुण ये दोनों जो ग्रह हैं ये आपकी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन बाकी के जो अन्य ग्रह हैं ये आपके पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, क्वार्टजाइट यानी कि यह किस प्रकार की चट्टान है, किस प्रकार की शैल है, आपसे पूछा गया है। तो क्वार्टजाइट एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूपांतरित चट्टान, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, वायुमंडल में जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली चमकती है, इसके द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण होता है? तो आप याद रखिएगा, वायुमंडल में लाइटनिंग यानी कि बिजली चमकने से जो है जो तड़ित होती है, जो बिजली चमकती है उससे जो है नाइट्रोजन का जो है स्थिरीकरण हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील यानी कि फ्रेश वाटर लेक, दुनिया की सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक है ये कौन सी है, आपसे पूछा गया है। तो आप याद देखिएगा, सुपीरियर झील, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सुपीरियर झील है ये दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और इसकी लोकेशन आपको मिल जाएगी कनाडा और अमेरिका में जो है इसकी लोकेशन, यानी कि इन दोनों देशों में जो है ये सुपीरियर झील फैली हुई है तथा यह जो है दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पटाका किस देश की मुद्रा है, किस देश की करेंसी है, आपसे पूछा गया है। तो यह जो पटाका है ये आपकी मुद्रा हो जाएगी मकाऊ की। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मकाऊ की मुद्रा हो जाएगी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और रेशम उत्पत्ति और रेशम उत्पादन की जो उत्पत्ति है कहाँ से मानी जाती है? तो रेशम के उत्पादन की जो उत्पत्ति है ये चीन से मानी जाती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चाइना से जो है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, काठियावाड़ प्रायद्वीप का भौगोलिक और सांकेतिक विस्तार कहाँ है? तो जो काठियावाड़ प्रायद्वीप है इसका भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में जो है इसका भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है, आपसे पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा, इन तीनों देशों से इसमें से किसकी सीमा लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की लगती है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, आप याद रखिएगा।
अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी सीमा आपको भूटान से भी लगेगी, चीन से भी लगेगी और म्यांमार, इन तीनों देशों से जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। तो ये डिटेल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है गारो, खासी और जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं भारत के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा हैं? तो गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों जो हिल्स हैं, ये तीनों जो पहाड़ियाँ हैं काफ़ी फेमस हैं और ये जो है आपकी किसका पार्ट हैं? तो आप याद देखिएगा ये जो हैं तीनों आपके ये जो तीनों आपके क्या हैं? तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा मानी जाती हैं। तो फैक्ट आप याद देखिएगा ये तीनों जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तार मानी जाती हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा ये जो आपकी तीनों पहाड़ियाँ आपको मेघालय राज्य में देखने को मिल जाएंगी तथा ये तीनों पहाड़ियाँ जो हैं ये प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तार मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? तो जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है आपको देखने को मिल जाएगा भारत के पश्चिमी हिस्से में, यानी कि पश्चिमी हिस्सा मतलब कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सबसे ज़्यादा विस्तार है ग्रेट इंडियन डेजर्ट मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पर? थार मरुस्थल की, यानी कि थार रेगिस्तान की बात हो रही है। तो इसका जो मैक्सिमम विस्तार है आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है और निम्न में से किस नदी को जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इसमें से वह कौन सी नदी है जिसको दक्षिण गंगा हम कहते हैं? तो गोदावरी को जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और गोदावरी नदी का जो उद्गम है महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से होता है। कहाँ से? तो महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर यह लोकेशन आपको महाराष्ट्र के नासिक में देखने को मिल जाएगी और यहीं से जो है गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है सुंदरवन का जो डेल्टा है इसका निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? तो सुंदरवन का जो डेल्टा यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है तथा इसका जो निर्माण है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र इन दोनों नदियों ने मिलकर जो है सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण किया हुआ है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है और मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? आपसे पूछा गया है कि जो मीठी क्रांति है ये इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? बेहतरीन प्रश्न है। तो आपको याद रखना है जो मीठी क्रांति है ये शहद यानी कि हनी के उत्पादन से संबंधित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहद उत्पादन से। जादूगोड़ा की जो खदान है, जादूगोड़ा की जो खान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा की खदान आपको यूरेनियम के लिए देखने को मिल जाएंगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम। और ये जो जादूगोड़ा की माइंस हैं ये आपको झारखंड में देखने को मिलेंगी। कहाँ पर? तो झारखंड राज्य में आपको देखने को मिल जाएंगी जो यूरेनियम के उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। अगला प्रश्न है ढोला सादिया जो ब्रिज है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ढोला सादिया जो ब्रिज है ये आपको देखने को मिल जाएगा किस नदी पर? तो इसको बनाया गया है लोहित नदी पर तथा जो लोहित नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तथा ढोला सादिया ब्रिज को हम भूपेन हजारिका ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। इसको जो है भूपेन हजारिका पुल भी कहा जाता है। तो ये डिफरेंस, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। भूपेन हजारिका ब्रिज या ढोला सादिया ब्रिज ये दोनों एक ही हैं और इनका जो निर्माण है लोहित नदी पर किया गया है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा जो लोहित नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। 2011 की सेंसस के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक पॉपुलेशन यानी कि सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक आबादी वाला स्टेट है भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार। वहीं सबसे कम आबादी की अगर बात करें, सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वाला भारत का स्टेट कौन सा था? तो सिक्किम था। तो 2011 के यहाँ पर जनगणना की बात हो रही है। अगला प्रश्न आपके सामने है सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो अमीर खुसरो का जो जन्म है ये उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के एटा में और लगभग 1253 ईस्वी में। कब? तो 1253 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। तथा वर्तमान में आप कासगंज भी कह सकते हैं। वर्तमान का जो कासगंज वाला एरिया है, वर्तमान का कासगंज, ये लोकेशन भी आप याद कर सकते हैं। यहीं पर जो है इनका जन्म हुआ था। ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है?
तो जो ताज एक्सप्रेस वे है ये किन शहरों को जोड़ता है? तो आगरा और ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हेडक्वार्टर की यहाँ पर बात हो रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा मुंबई, यानी कि सी बिल्कुल सही हो, यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1969 में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी पीएम थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो है इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, तथा इन्हीं के कार्यकाल में जो है टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, भारत का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका जो विधान है, इसका जो कानून है, इनमें से किसका अनुपालन करता है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो विधान है ये किसका अनुपालन करता है? तो पेरिस सिद्धांत का। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पेरिस सिद्धांत का। तथा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी जो स्थापना है ये 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। तो ये वर्ष भी आपको याद रखना है। नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है आपसे पूछा गया है। तो राष्ट्रीय विकास रणनीतियों को तैयार करना नीति आयोग का पूरा कार्य होता है, मेन कार्य होता है। जिसके बारे में आप याद देखिएगा। नीति आयोग के बारे में प्रश्न पूछा जाए अगर आपसे, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग की स्थापना करी गई थी। तथा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, क्योंकि वर्तमान में जो भी पीएम होगा वही जो है नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये जो है ऑटोमेटिक जो है अध्यक्ष हो जाएंगे नीति आयोग के। अगला प्रश्न आपके सामने है, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? तो भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का पहले नाम क्या हुआ करता था आपसे पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान के भरतपुर जो है में स्थित है, तथा इसका जो है पुराना नाम था भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप याद देखिएगा, इसकी लोकेशन जो है राजस्थान के भरतपुर में है। कार्बनिक पदार्थ के रूप में संग्रहित हुई ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो कार्बनिक पदार्थ के रूप में जो ऊर्जा संग्रहित होती है इसको हम बोलते हैं बायोमास एनर्जी, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, बायोमास एनर्जी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की जो स्मृति होती है, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, स्मृति को हम क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। तो कंप्यूटर की स्मृति यानी कि मेमोरी का मापन किसमें किया जाता है? तो बिट्स में। आप याद देखिएगा, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है इसका जो मापन होता है ये बिट्स में किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किस पर निर्भर करता है? तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसका जो जी का मान होता है ये किस पर निर्भर करता है? तो गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, गिरने वाली वस्तु के। यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा कि जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है ये किस पर निर्भर नहीं करता है, होगा प्रश्न में। तो जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है ये गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। बाकी जो तीनों दिए गए हैं आपके, ये बाकी तीनों जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है ये पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, उसके गुरुत्वीय स्थिरांक जी पर निर्भर करता है, उसके अलावा पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। लेकिन गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान है ये गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, और सर्च लाइट का जो परावर्तक होता है वो कौन सा होता है? सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में किसका उपयोग होता है? तो सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इसके अलावा जो अवतल दर्पण होता है गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है उसमें भी जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इसके अलावा जो डॉक्टर दांत का इलाज करते हैं, दांत के इलाज करने के लिए जिसका उपयोग डॉक्टर करते हैं उसमें भी जो है अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा
जो दाढ़ी बनाने वाला मिरर होता है जो यूज किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने वाले शीशे में भी जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। और निम्न में से किसको जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, ईसीजी किससे उत्पन्न विद्युत बलों को महसूस करता है, तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसको बोला जाता है। कार्डियोग्राम इसको बोला जाता है। तथा ये जो है हमारे हृदय यानी कि हमारे जो है हार्ट से उत्पादित जो विद्युत बल होते हैं उनको जो है महसूस करता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर हृदय यानी कि आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है हृदय यानी कि हमारे हार्ट से उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है यौन संक्रामक रोग नहीं है, इसमें से कौन सा रोग यौन संक्रामक रोग नहीं है, तो आप याद रखिएगा यक्षमा को हम टीबी भी कहते हैं, इसको आप ट्यूबरकुलोसिस भी बोल सकते हैं। तो यह जो एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, तो यह जो है आपका यौन संक्रामक रोग नहीं होगा। बाकी आपका एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, आपका हेपेटाइटिस हो गया, ये सभी आपके यौन संक्रामक रोग होते हैं। लेकिन जो टीबी है, जो यक्षमा है, ये आपका यौन संक्रामक रोग की कैटेगरी में नहीं आता, बल्कि यह जो यक्षमा है, जो टीबी है, ये एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है यक्षमा। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा जो ज्वार भाटा से प्रभावित हमारे तट हैं, यहाँ पर आपको मैंग्रोव वन देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जैविक कचरे के निपटान का इनमें से कौन सा तरीका पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल है, तो अगर आपको जैविक कचरों का निपटान करना है जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे, तो इसका सबसे अच्छा सबसे प्रभावकारी जो तरीका वो होता है कंपोस्टिंग विधि, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो जैविक कचरे के निपटान की कंपोस्टिंग विधि है, इसमें जो है पर्यावरण को जो है मतलब काफ़ी नुकसान मतलब काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। कंपोस्टिंग से जो है ये जो है पर्यावरण को के अनुकूल काफ़ी माना जाता है कंपोस्टिंग को। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, कैप्चा क्या होता है, तो आप याद रखिएगा कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कैप्चा जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। शहरी क्षेत्र में इनमें से प्रायः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो जो शहरी क्षेत्र होते हैं इनमें किस प्रकार की बेरोजगारी होती है, शिक्षित बेरोजगारी, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो ये लास्ट प्रश्न था आज के हमारे होमगार्ड भर्ती परीक्षा जीके के प्रश्नों का। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।